अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शील्डिंग इफ़ेक्ट। बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ये पीरियोडिक टेबल पर बेस करता है। ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, उसके बाद पीरियड्स की डेफिनेशन क्या होता है और ग्रुप्स क्या होते हैं, उन्हीं की बना पर एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, द वर्ड शील्ड का मतलब होता है, शील्ड का मतलब होता है रुकावट। शील्ड का मतलब होता है रुकावट, रुकावट पैदा करना। यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं, ये एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनमें इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर। ठीक है, यानी कि रुकावट, जब वो जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं शेल्स के अंदर, उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, इस अमल को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। दूसरे, हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। भी डेफिनेशन क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड इफेक्ट, या आप इसको कहते हैं लेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड इफेक्ट और लेस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फील्ड इफेक्ट या लेस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। जी, आधी बात होगी यहाँ तक। इसका क्या मतलब अभी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कुव्वत की कशिश, कुव्वत की कशिश ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की, फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट का मतलब होता है कम होना, असरअंदाज होना। किस पे असरअंदाज हो रहा है, ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे असरअंदाज होती है। अब किस वजह से होती है, ड्यू टू, सेकंड रीजन है ड्यू टू, की वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल की बना पर हम इसको आपको समझाते हैं। मिसाल के तौर पे ना बच्चों, मिसाल के तौर पे आपके पास ना आई थिंक ये सोडियम है, सोडियम एटम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, अब इसके जो पहला शेल है यानी के शेल है, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस का यानी कि डेफिनेशन क्या है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस का जो सोडियम एटम है ये उसका न्यूक्लियस है। जी बेटा, ये इसका पहला शेल है जिसका नाम आप बेहतर जानते हैं, जिसका नाम बेटा के शेल है। ये दूसरा है शेल जिसका नाम मैं कहता हूँ एल शेल। ठीक है, और इसके यहाँ पे मैं कहता हूँ ये तीसरा शेल है जिसका नाम है एम शेल, KLM। ओके, अब आपको पता है कि जो के शेल है इसको मेन शेल भी कहते हैं, इसको एनर्जी शेल भी कहते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी क्या मतलब है, जो के शेल है, जो पहला शेल है किसी भी एटम का या एलिमेंट का, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक भी 2 आ सकते हैं। ठीक है, यानी ये कहने का मकसद है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है,
ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये पहला शेल, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, तो ये इसका पहला शेल, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है, ठीक है, जो पहला के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और दूसरा है एल शेल, एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। और जो एम शेल है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब जो एल शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, कितने? 4, ये 2, 8 हो गए। 2 ये 2 और 8 कितने हो गए? 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा था 11 था। पहले शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए? 8, और तीसरे में कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। अब इसका क्या मकसद? एग्जांपल मैं कह रहा हूँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुव्वत की कशिश, किसकी कशिश? कुव्वत की कशिश ऑफ न्यूक्लियस, किसकी? न्यूक्लियस की, यानी इस न्यूक्लियस की। अब आपको पता है जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इन सब इलेक्ट्रॉन को यानी कि अपने इनको अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है इस पे जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे कह सकते हैं आप सिंपल एग्जांपल में, जो न्यूक्लियस है ये हमारे पेरेंट्स हैं जैसा कि, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इनकी औलाद है। ठीक है, औलाद यानी उसके बच्चे हैं जो उसके इर्द गिर्द, यानी कि उसका जो महवर है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे आ जाए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वत किसकी? न्यूक्लियस की। फील्ड इफेक्ट कम हो जाती है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? किसी भी एटम का जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सबसे आखिरी शेल, सबसे आखिरी शेल से फ्रॉम। अब इसका सबसे आखिरी शेल कौन सा? एम शेल। सो इसको आप कहेंगे लास्ट शेल भी कह सकते हैं, इसको आप वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, इसको आप आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं जनाब? फील्ड इफेक्ट कम हो जाती है। आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, अब ये न्यूक्लियस है और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ज़रूर अब आप कहें भाई इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं? नहीं, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, इनको भी करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट करता है। अब इस और इसके दरमियान अट्रैक्शन वो कहता है कम हो जाती है। अब मैं रीज़न बता, ड्यू टू, की वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पहले बताया आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला। ठीक है, इनर शेल यानी कि जो अंदर शेल है, इनर का मतलब अंदरूनी शेल्स। अंदरूनी शेल से मुराद है ये जो आखिरी शेल से ये अंदर जितने भी शेल आएंगे, यानी एल शेल या के शेल, इनको हम कहेंगे इनर शेल कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वो जो कहते हैं भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हुई? समझ आ गई क्यों हुई? वजह देखो भाई, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ये मैं बात बाद में बताऊँ जब मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊँगा। पहले तो ये है कि अब ये जो शेल हैं, ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आखिरी शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शील्ड इफेक्ट। उर्दू में जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए है जो न्यूक्लियस की आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। किस वजह से बेटा? किस वजह से जनाब? जो अंदरूनी शेल की वजह। ठीक है, अंदरूनी शेल की न्यूक्लियस जो आपका जनाब जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, अंदरूनी शेल की वजह से न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे जो कुव्वत की कुव्वत की जो कशिश है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट।
ठीक है, ये आपके जो बोर्ड में ये वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इसको हम 2-3 मतलब में लिख सकते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, उर्दू में इसको कहते हैं रुझान। रुझान का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी, यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल में क्या राय अमल है, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रुझान है, किसका क्या रुझान है, शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है भाई, अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसको क्या कहते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट। जैसा कि हमारे वालिदैन हैं, ठीक है, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ एक ऐसा रीज़न की वजह से, ठीक है, जनाब किसी पे जो उनकी जो प्यार मोहब्बत वो कम हो जाती है। अब उनके लिए जो एंड वाला है, जो एक और बच्चा है तीसरा, ये जिसको हम फॉर एग्जांपल कह देता हूँ आउटर मोस्ट शेल है का जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कम पड़ गई, वो किन की वजह से पड़ी है, जो दूसरे ये जो हमारे, मैं कह रहा हूँ भाई दूसरे जो बच्चे हैं उनकी वजह से। सो सिंपल मीन ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। ओके, पीरियोडिक टेबल से मुराद आपको पीरियड्स, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन ऑफ पीरियड क्या होती है जी, पीरियड्स की डेफिनेशन क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कतारें हैं, पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कतारें हैं उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जो इसके बाद, अच्छा, पीरियड्स के अंदर एक बड़ी एक बात है, देखो भाई पीरियड्स के अंदर क्या होता है, पीरियड के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, इससे अगला एटम है, ये मैंने ना कुछ एटम्स ड्रा किए, इसको और मैं छोटा करता हूँ। पहली बात ये है कि जो पीरियड्स हैं, ठीक है, पीरियड्स के अंदर जो नंबर ऑफ शेल वो इंक्रीज नहीं करते, पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते। फॉर एग्जांपल इधर से हम शुरू हों, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड और पाँचवां, छठा, सातवां, ठीक है, ये जो पीरियड्स हैं, ठीक है, जो पहला पीरियड है उसके अंदर एक शेल पे मौजूद एलिमेंट्स हैं, दूसरा पीरियड उसके 2, उसके 3। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो पीरियड्स के अंदर है, पहली बात तो शेल कांस्टेंट रहते हैं, शेल तब्दील नहीं होते, शेल जितने हैं, जो जनाब जिस पीरियड में जो एलिमेंट्स होगा उसके उतने ही शेल। फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट पहले पीरियड में उसका एक शेल, जो एलिमेंट दूसरे पीरियड्स में उसके 2 शेल होंगे, जो एलिमेंट तीसरे पीरियड्स में होगा उसके कितने शेल होंगे भाई, 3 होंगे, ठीक। अब पहली बात तो ये है, मैंने अब पहली बात ये है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है, यानी इनकी तादाद में इजाफा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि इसके अंदर पीरियड के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या करता है, एक कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब इसका फॉर एग्जाम्पल 1 है, इसका 2 होगा, इसका 3। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, जो ये न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये जो एटम है, ये इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन है, ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसके अंदर एक अगले में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे जनरेट होगी। अब तीसरे में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान और आ जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो इंक्रीज होती, तो उतनी ज़्यादा जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन पे जो कशिश है वो ज़्यादा करता जाएगा।
ज़्यादा करेगा, ज़्यादा करने की वजह से जो एटम है वो सिकुड़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि एटम का साइज़ पीरियड्स के अंदर क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। सो मतलब ये हुआ कि जो पीरियड्स के अंदर एक तो शेल इंक्रीज नहीं करते, कांस्टेंट रहते हैं। सो आप कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन पीरियड्स। लो भाई, ये तो एक बात होगी यहाँ तक, यानी पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि जो पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट क्यों रहता है, 2 नंबर का सवाल आ जाता है, वाई शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट क्यों रहता है, एक जैसा क्यों रहता है। सो आंसर विल बी आंसर क्या होगा इसका भाई, छोटा सा आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन अनचेंज। ये लो भी 2 नंबर पूरे। क्या मकसद मैंने क्या है, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ शेल यानी शेल की तादाद, ये शेल्स रिमेन अनचेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से पीरियड के अंदर शील्डिंग फैक्टर वो क्या करता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, इसके बाद इसको मैं रेज कर देता हूँ, नोट कर लो भाई साथ साथ। अब इसका रुझान मैं ग्रुप्स में देखता हूँ। पहले ग्रुप्स की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज ग्रुप। ठीक है भाई, ग्रुप जी, पीरियड की डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या हुई भाई, ठीक है, द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो अमूदन कॉलम है, ठीक है, आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहला पीरियोडिक टेबल ना पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है उसको मैं लिखने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसके नीचे पड़ा हुआ है लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला ग्रुप। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, 19, ठीक है, 19 के बाद आ गया इसका जनाब 37, इसका है 55 और इसका है 87 एटॉमिक नंबर। याद करने का छोटा सा तरीका है, एक ट्रिक है, हाली ने की रब से फरियाद। क्या भाई, हाली ने की रब से फरियाद, ये पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब आपको पता है ये 1, 3 जो है ये इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है भाई, अब देखो साथ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मैंने कहा था ये पहला पीरियड ऐसे जाएं तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ऐसे जाएंगे, जितने भी, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां पीरियड्स। ठीक है, इसके ऐसे अगर मैं हम आए ऐसे ऐसे ऐसे, ये हैं ग्रुप्स। ऐसे क्या हैं, ऐसे क्या हैं भाई, ऐसे पीरियड्स हैं, ऐसे क्या हैं, ग्रुप्स हैं, ऐसे। ठीक है, टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये पहला पीरियड होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, और टोटल 18 ग्रुप्स हैं।
कितने ग्रुप है? 18, यानी 18 सॉरी कॉलम्स है, 18 कॉलम्स है। ओके, अब ग्रुप को क्या कहते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। ओके, ये पहला ग्रुप। अब इसका मैं पहले आपको वो लिख देता हूँ, क्या उसे कहते हैं, ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट की क्या वेरिएशन है वो लिख देता हूँ। इन ग्रुप्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। लो भाई, यहां तक तो होगी बात। यानी ग्रुप के अंदर, उर्दू मीडियम वालों के लिए क्या है, ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। सिंपल, अगर पेपर में आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल से वाज़ेह भी करो और उसका ट्रेंड भी दो। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया भाई। जस्ट डेफिनेशन पूछता है शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तब आप सिर्फ डेफिनेशन लिखें, ठीक है। अगर वो पूछ लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट का जो रुझान है पीरियडिक टेबल में वो क्या है, फिर आप पीरियड और ग्रुप की दोनों की वेरिएशन बताएं। अगर आप पीरियड के साथ साथ उसकी रीज़न भी लिख रहे हैं तो बेटर है, ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाता है। और ग्रुप, अब यहाँ तक तो बात ठीक होगी भाई, ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है। अब वजह के रीज़न क्या है भाई, बढ़ता क्यों है? अब जैसे जैसे आप आते जाएंगे, यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे आएंगे 2 शेल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 शेल हो जाएंगे, 4 शेल हो, 5, 6, 7। अब ऊपर से नीचे जब एक एक स्टेप लेते आएंगे, एक एक शेल बढ़ता जाएगा। अब मैंने कहा है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे जो शील्डिंग फैक्टर वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये सोडियम है, सोडियम के नीचे पड़ा है पोटाशियम। कौन पड़ा? पोटाशियम, ठीक है। ये पहला शेल, और सॉरी ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके टोटल 3 शेल है, ठीक है। ये चौथा शेल, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, समझ। अब इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं अंदर वाले नहीं लिखता, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके जो सोडियम है उसका गैप देखो और इसका देखो गैप किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली नीचे वाले का। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। ये आपके पास मैग्नेट पड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है। अब ये की मैग्नेट पड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा पड़ा है। अब देखो दोनों के दरमियान फासला कितना, किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, इसकी क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। डिस्टेंस कम है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक। अब मेरा कहने का मकसद क्या था? मेरा कहने का मकसद ये है, इनके अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो एक तो शेल आ गए, दूसरे इनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो न्यूक्लियस है, जो इसका जो शेल है वो जनाब अंदर शेल और एक इंक्रीज़ हो गया। एक और इंक्रीज़ होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, जो न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब मैं इसका रीज़न लिखता हूँ, ड्यू टू इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू की वजह से, किस वजह से भाई? ड्यू टू नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीज। क्या भाई? अंदरूनी जो शेल हैं वो क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ भी, अंदरूनी शेल के इंक्रीज करने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो आखिरी शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं, जो न्यूक्लियस की आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसको मैं कहता हूँ शील्डिंग इफेक्ट, यानी ओके। तो ये एक टॉपिक था, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने, पहली बात तो ये है कि आपने रटालाइजेशन सिस्टम नहीं अप्लाई करना। रटालाइजेशन से क्या मुराद है भाई? रटालाइजेशन से मुराद मेरी है कि आपने रटा नहीं लगाना, आपने समझना है, ठीक।
ठीक है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे, आप इसको बार बार लिखेंगे, समझेंगे, तो आप इंशाल्लाह इसको अडॉप्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs कुछ बता देता हूँ, आपसे पूछ लेगा। द शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड्स में क्या होता है? व्हाट इज़ द चेंज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड? कम होता है, बढ़ता है, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। अगर आपको पता होगा। अच्छा, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बुक्स में ना शील्डिंग इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, वो करेक्शन कर लें, वो गलत है। ठीक है, जो पीरियड के अंदर है वो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। ये बात अगर किसी जो ओल्ड बुक्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा ये चेंजिंग कर लेना। ठीक है, पहला MCQs क्या हो गया भाई? पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या कोई चेंज। दूसरा MCQs, ग्रुप्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है बढ़ता है, कम होता है, या चेंज होता है, या नन ऑफ देम। दूसरा MCQs। ओके, और अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन 2 नंबर की। ओके, सवाल नंबर 2, व्हाट इज़ द चेंजिंग, या दूसरा मतलब आप कहें एक्सप्लेन द पीरियडिसिटी। व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ शील्डिंग इफेक्ट? ठीक है, या व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट? यानी जब ट्रेंड की बात करें, रुझान, पीरियडिसिटी यानी पीरियडिक टेबल में इसका क्या बिहेवियर है, क्या इसका रोल है, क्या चेंजिंग होती है। 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये पूछे राइट अ नोट ऑन शील्डिंग इफेक्ट, राइट अ डिटेल नोट ऑन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज शील्डिंग, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन, इसको बजरिया किसी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, फिर आप लोगों ने लाजमी ये है कि आपने वजूहात लिखी। ठीक, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। जी, अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जी, किसी भी एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक कोई एटम आयन, यानी कि मतलब क्या होगा यहाँ पे आयन में कन्वर्ट होने के लिए, जब भी किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, और आप जानते हैं जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है उस चार्ज का नाम है कैट आयन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मैं एग्जांपल है एक, ये आपके पास मैं कहता हूँ कोई N एटम A है, ठीक है, इसमें से जब आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा A पॉजिटिव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। वो आयन कौन सा है? कैट। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जी, कहता है पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इस एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा उसके लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहें। जैसा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। जी, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या है उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी,
यानी कि एनर्जी की मिकदार रिकॉर्ड ज़रूरत होती है। किसके लिए ज़रूरत है? टू रिमूव, निकालने के लिए। क्या चीज़ निकालने के लिए भाई? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, मतलब कि किसी भी न्यूट्रल एटम से, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। इसकी अब एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि ये सोडियम एक एटम है। जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे ये किस में कन्वर्ट होगा? Na पॉजिटिव, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसको रिमूव करने के लिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी? +496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है इधर। ये बना हुआ सोडियम का। इसको दोबारा ड्रा कर देते हैं हम, थोड़ा सा डल हो गया था। ये है आपका सोडियम का, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। के वाले में, इसमें कितने आएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन फिलिंग, और इसमें 1। ये थोड़ा सा इधर बनाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, देखो भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनके ऊपर इसकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम उसको एनर्जी देंगे, किसको? किसी भी एटम को एनर्जी देने पर क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी ज़्यादा गेन कर देता है, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, निकल जाता है। ठीक है, जैसा कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को आप लोगों ने आउटिंग पे लेके जाना है, तो उसको, वो तो बच्चा अपनी माँ बाप की बात मानता है। अब उस माँ बाप के और बच्चे की जो दरमियान जो कशिश है उसको तोड़ने के लिए अपने जो उसका दोस्त होगा उसे थोड़ा सा वो क्या करेगा? उसे कोई बातें करेगा, उसे क्या करेगा? उन दोनों के दरमियान उसको बाहर लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके दरमियान माँ और वो उस बच्चे के दरमियान जिसको आप लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगी जो कि उनके दरमियान वो बन चुके। अगर आपके पास इतनी एनर्जी हुई तो आप, यानी कि अगर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, ये बात मैं दोबारा करता हूँ जो पहले बारी, अगर आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, वरना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास इतनी खासियत है कि उस बच्चे को आप इतना डगमगा दें, ठीक है, कि वो आपकी बात में आ जाए और फ़ौरन निकल जाए। ठीक है, अगर आप उन माँ और जो बाप है या माँ है और उस बच्चे के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनकी जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा है और आप उसे डगमगा नहीं सकते, तो आप उसको लेके जा नहीं सकते। ठीक है, तो यानी कि उसको सिंपल मीनिंग में आप कह सकते हैं उसको मसाला लगाना है। ठीक है, मसाले से मुराद एनर्जी देनी है, उसको मोटिवेट करना। अगर आप उसको मोटिवेट कर लेते हैं वो आपके साथ चल पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है, उसको उस माँ बाप के दायरे से दूर करने के लिए जो एनर्जी आपको यूटिलाइज होती है उस एनर्जी को आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ये सोडियम एटम है, इसमें से जो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये आप रिमूव करना चाहते हैं। अब ये क्यों रिमूव करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, ये हम इसको अगले टॉपिक्स में डिस्कस। ठीक है, जब इसको हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन। उर्दू में द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की
एनर्जी की मिकदार रिकॉर्ड ज़रूरत होती है टू रिमूव निकालने के लिए क्या एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट से एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब दोबारा बता देता हूँ कि न्यूक्लियस और ये जो आखिरी शेल है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। एक और छोटा सा ऑप्शन, एक और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ बच्चों वेरी क्वेश्चन है, वाई सेकेंड आयनाइजेशन IE, आप लोगों ने पेपर में IE नहीं लिखना, अगर कहीं टेस्ट वगैरह देते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी पूरा लिखना। आयनाइजेशन एनर्जी, वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। मिसाल का मैं पहले मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये है मैग्नीशियम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, Mg पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको एनर्जी कितनी चाहिए भाई, +738 किलो जूल पर मोल। ओके, अब मैंने इसका पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये सोडियम था ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। कितना होता है, 12। सोडियम का 11 था, तो इसका मतलब यहाँ तक 11 इलेक्ट्रॉन हुए थे, तो इसका कितना 12। मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देता हूँ, लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये लो भाई निकाल दिया। ओके, निकाल लिया, वो एक रह गया, उसके लिए 738 किलो जूल पर एनर्जी। बार बार बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। अब बात ये, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन। जब किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे उसे कहते हैं आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसी एटम में से जो आयन आपके पास जनरेट हो गए, उसके बाद अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने सवाल किया कि दूसरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होती। चलो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, Mg+1, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप यहाँ पे +1 लिख सकते हैं। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg+1 का मतलब एक और लिखे तो +2 +1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ना वो कहता है डबल एनर्जी चाहिए, 1450 डबल चाहिए। ठीक, अब डबल क्यों चाहिए, जैसे मैंने कहा था वो जो बच्चा आपने बाहर आउटिंग लेने के लिए चला गया है, अगर एक बच्चा चला गया तो माँ बाप पहले वाले बच्चों पे जो निगरानी है वो ज़्यादा कर देंगे, कहीं ये ना ख़राब हो जाए। ठीक है, अब क्या करता है वही वालिदैन, जब एक बच्चा उसका अल्लाह ना करे किसी का यानी ख़राब हो जाए, वो बकियों बच्चों पे क्या करता है, अपनी जो तवज्जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, कि एक तो ख़राब हो गया, अल्लाह ना करे ये दूसरों पे उसका असर आ जाए। अब उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो माँ बाप की है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ताकि इसके ऊपर हम इसकी कड़ी नज़र रख सकें। ये ना, अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब न्यूक्लियस का तो यही दिल करता है कि इलेक्ट्रॉन आए ना के जाएं। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अब न्यूक्लियस क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ा देता है। यानी कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें जब एक निकल गया, अब ये जो आयन जो पहली पकड़ थी, जो पहली अट्रैक्शन थी, उससे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब ऑब्वियसली यकीनन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, निकलने के बाद जब एक बच गया है तो वही जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो उसकी अट्रैक्शन वो इंक्रीज़ कर देगा। जब अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी पहले की बनिस्बत, तो यकीनन हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब एक निकल गया, इतनी एनर्जी है तो उसका तकरीबन डबल एनर्जी हमें चाहिए। अच्छा, अगर सवाल ये तो आ गया भी क्यों, मतलब कि सेकंड आयनाइजेशन ज़्यादा होती है पहली कम होती है, तो जवाब क्या होगा, बिकॉज हम यहाँ पे लिख देते हैं डायग्राम, इसके रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो ब्रटालाइजेशन वाला सिस्टम है
उनके लिए ये बात मुश्किल है। अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे या इसको अगर समझ आ गई है तब इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं इसकी अब रीज़न लिखने लगा हूँ, बिकॉज क्योंकि बिकॉज मैं पहले लिखता हूँ व्हेन, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम when first electron is removed from an atom, if another electron is to be removed from same atom, क्या लिखा, जब एक ही एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो उसी एटम में से आप दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इफ अनदर इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेम एटम, ठीक है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction on remaining electron will be increased. जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बाद अगर आपने दूसरा निकालना है तो पहले की जो बानिस्बत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाती है, the force of attraction on remaining electron will be increased by after removing one electron. That's why second ionization energy is greater than first ionization energy. उर्दू में इसका मैं तर्जुमा कर देता हूँ, क्या मतलब है, कहता है व्हेन, जब एन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला जो निकाल, इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, जब पहले में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, इफ अनदर इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड, निकालना है आपने, कहाँ से, फ्रॉम सेम एटम, उसी एटम में से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कुव्वत की जो फोर्स है, जो ताकत है, उन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो बकिया इलेक्ट्रॉन है, उस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मिसाल पे ये आखिरी शेल था, ये न्यूक्लियस है, इसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो गया निकल, पहले यहाँ पे निकल गया, जब आप ये दोबारा दूसरा निकालना चाहते हैं तो ये जो बानिस्बत पहले वाले की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे इस पर डबल हो जाएगी। अब डबल है मतलब कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो हो गया एग्जांपल, इसको नोट कर लें। ओके जी, आगे है इसका ट्रेंड वही बात, ट्रेंड का क्या मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रोल है, इसका क्या किरदार है, किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। वही बात पीरियड के जो पहले मैं बात करता हूँ पीरियड्स, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स, उफ़क़ी कतारें, ठीक है, उफ़क़ी कतारें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। अब मैंने आपको कहता हूँ जो पीरियड्स के अंदर जो ना साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ करता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इन पीरियड्स द साइज ऑफ एटम डिक्रीज,
लो भाई पहली बात तो ये, यानी कि पीरियड के अंदर एटम का साइज़ क्या होता है, कम होता है। साइज़ ऑफ एटम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे पहले एक लाइन अगर लिख दूँ, मैं कह देता हूँ कि जनाब पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली बढ़ती है। इससे पहले मैं लिखता हूँ भाई, इन पीरियड्स आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज। लो भाई ये तो सिंपल सी बात है, पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लो यहाँ तक हो। अब वजह क्या जनाब, जैसे आप ऐसे मूव करते जाते हैं, मैं छोटा सा लिखता हूँ, एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है। एटम का साइज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एटम ये है पीरियड के अंदर, उससे अगले वाले का फॉर एग्जांपल ये है, एक का ये, मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इससे पहले एक और एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये आपका मैग्नेट पड़ा है, ये आपका लोहे का टुकड़ा, ठीक है। ये एक मैग्नेट पड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा, एक ये मैग्नेट पड़ा है, या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये मैग्नेट, ठीक है, और ये कह देता हूँ मैं, ये लोहे का टुकड़ा पड़ा है, ये मैग्नेट पड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा पड़ा है, ये मैग्नेट पड़ा है, लोहे का टुकड़ा, ठीक है, लिखने का मतलब। अब इस मैग्नेट और इस लोहे के टुकड़े, आयरन का जो पीस है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान, अब बताओ भाई, इसका रखता हूँ मैं ए नाम, इसका नाम बी रखता हूँ, इसका नाम सी रखता हूँ। अब किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनके दरमियान थोड़ी कम है सर। क्यों, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, इसके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, इसमें और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें खींचना मुश्किल किसको है, इसको थोड़ा सा आसान है इसको। क्यों, इनके दरमियान जो कशिश है वो ज़्यादा है, जितनी कशिश ज़्यादा है खींचना उतना मुश्किल, ठीक है। अब पीरियड में कह रहा हूँ मैं, साइज़ कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, साइज़ कम होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, पीरियड में एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है। ये देखो, ये पहला कोई एटम है, ठीक है, ये कोई दूसरा है, ये एक और है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखनी है, अगर कोई रीज़न पूछ लेता है वाई इंक्रीज़ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पहली बात तो आपने क्या लिखनी है कि जो पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी है बढ़ती है। दूसरी बात क्या है, साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ इन पीरियड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अभी आंसर लिख देता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल पड़ा है, इसको निकालना आपने, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक, मुझे बताओ भाई फासला इसका, ये ए है, ये बी, इसका नाम, ये से, फासला किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका उससे कम, इससे उसका, इससे भी कम, ठीक है। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान में, इसमें तो कम है, इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें और ज़्यादा। अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में, ए में से निकालना आसान है, बी में, या से। मैंने अभी बताया था, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, आखिरी शेल में मौजूद, अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें देखो, ये दूर पड़ा है पीरियड्स के अंदर, अब साइज़ कम हो रहा है, जैसे जैसे साइज़ कम होता जाएगा, न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन, उनमें फासला कम होता जाएगा, फासला कम होता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही, ठीक है। अब आगे ग्रुप्स की बात, ग्रुप में क्या है, ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, ग्रुप में आपको अभी मैंने बताया नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, पहला एक था, अब ये पहला था, एक और बढ़ गया, इसका ये देखो, ये है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें ये इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पड़ा, अब देख लो फासला बढ़ता जा रहा है, और फासला जितना बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो क्या हुआ, ग्रुप के अंदर साइज़ बढ़ता है,
साइज़ बढ़ने से क्या होता है, साइज़ के बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होती जाती है। जैसे अट्रैक्शन कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो इसका मतलब है ग्रुप्स के अंदर साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ का बढ़ने, साइज़ का मतलब उसका हो जाओ उसका जो साइज़ इसका जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, वो क्या होता जाएगा भाई, मतलब कि एक तो फासला कम होता जाएगा। फासला कम होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन वीक होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, जो कुव्वत कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड के अंदर पीरियड्स के अंदर साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है बोर्ड में और आ भी जाता है, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, तो आप क्या लिखेंगे, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड बिकॉज द साइज ऑफ एटम इन डिक्रीज। जैसे साइज ऑफ एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज, so force of attraction will be maximum, that's why to remove electron is will be difficult। उर्दू में क्या हुआ कि जैसे जैसे इस पीरियड में हम मूव करते जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन में फासला कम होता जाता है। जैसे जैसे फासला कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाए। क्यों मुश्किल हो, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ग्रुप में अगर पूछ ले वाई द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप, तो आप कहेंगे द साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज़ है वो क्या होता जाएगा, ग्रुप में बढ़ता है। और जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होता है, फासला बढ़ जाएगा। फासला बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगी, कुव्वत कम होगी, कशिश की कुव्वत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इन ग्रुप्स the size of atom will be increase, so the force of attraction between nucleus and outermost shell will be increased, that's why the size of ionization energy decrease in groups, okay। तो इसमें पहला शो MCQs क्या है, what is very important, what is the ionization of energy of sodium, तो डिफरेंट ग्रुप्स में आ सकता है, ठीक है। और दूसरा MCQs क्या है, what is the ionization energy of magnesium। तीसरा MCQs क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो उसकी ये है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा MCQs, चौथा MCQs ये आ सकता है कि पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है। पांचवा MCQs क्या है, ग्रुप्स के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती है या क्या, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एग्जाम्पल, तो फिर आप इसकी ये तारीफ लिखो और एक एग्जाम्पल, क्लियर, ठीक है। और क्या है भाई, दूसरा मैंने पहले बताया, वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, भाई सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है, फर्स्ट कम है, ये क्यों, ये दूसरा। तीसरा MCQ, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ओके। अगर आ जाएगा राइट अ डिटेल नोट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपने ये सारा लिखना है। सो ये आज के दो टॉपिक्स है भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।